नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तपस्या एनुअल प्रिपरेशन के डे 36 में। कैसे हैं आप? देखिए किस प्रकार से हमारी यात्रा तुरंत आगे बढ़ती चली जा रही है। आज हम आ गए हमारे 36वें दिन पर और ये है 150 में से डे 36। ठीक है जी। तो अब हम बात कर रहे हैं, हमारा सेशन नंबर 106 आ चुका है और आज हम इंडियन इकोनॉमी 6 में यूनियन बजट एक्सप्लेन्ड पर चर्चा करेंगे, अर्थात भारत का केंद्रीय बजट, इसके कुछ सबसे महत्वपूर्ण टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज सरल भाषा में 15 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा। इससे मिलता जुलता एक सेशन हमने तपस्या में पहले लिया था, लेकिन वो बहुत ब्रीफ था। आज पूरा सेशन इसी को डेडिकेटेड होगा। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चीज़ों को अपने दोस्तों तक स्प्रेड कीजिए। योगेश चंद पांडे दिल्ली से, रीना रोहतक से, रोहित भार्गव जबलपुर से जुड़े हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ऑफिशियली अपने साथियों को भी एनरोल जरूर करवाइए, खूब पढ़िए और जीवन में सफल होइए। प्यारे दोस्तों, आज हम अभी सिलेबस कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। 1 बजे सरकारी योजनाएं और शाम को 6:30 बजे प्रीलिम MCQ पढ़ेंगे। हमारे बहुत शानदार कोर्सेस हैं, फुल फ्लेजेड ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, हार्ड डिस्क प्रोग्राम्स हैं, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर प्रोग्राम्स हैं। हमारी टीम से संपर्क करें, जानकारी लें और आज के आज एनरोल करें। यूनियन बजट एक्सप्लेन सिलेबस कॉन्सेप्ट डे 36 शुरू कर रहा हूं। सबसे पहली चीज ये समझ लीजिए प्यारे साथियों, यूनियन बजट हमारी वो वार्षिक एक्सरसाइज होती है जो भारत सरकार की पूरी आने वाले एक वित्त वर्ष की फिस्कल अप्रोच को सारांश एक रूप में प्रस्तुत करती है। पिछले 1 और 2 सालों की क्या कहानी रही, जो अनुमान लगाए गए थे उसके सापेक्ष कितना हमने कर राजस्व इकट्ठा किया, कितना हमने एक्सपेंडिचर किया, उसकी भी पूरी कहानी यूनियन बजट में आती है। तो दरअसल यूनियन बजट भारत की जनता के प्रतिनिधियों द्वारा, संसद द्वारा, इसका मतलब अपनी सरकार पर नियंत्रण रखने का सबसे बड़ा वेपन होता है। सो द यूनियन बजट इज अ वेपन इन द हैंड्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया टू कीप अ चेक ऑन द गवर्नमेंट। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि यूनियन बजट में एक एक प्रोविजन पर पार्लियामेंट से मुहर लगना जरूरी होती है। ये अलग बात है कि 2020-21 के बजट को बिना चर्चा के पास किया गया क्योंकि पैंडेमिक की एकदम इमरजेंसी लॉकडाउन की स्थिति आ गई थी, लेकिन सामान्यतः चर्चा कई दिनों तक चलती है। पिछले कुछ सालों में चर्चा का ड्यूरेशन लगातार घटता गया है, बट अदरवाइज कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके किसी भी बिंदु पर सवाल उठा सकता है। समझ में आ गया आपको? एक और बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या यूनियन बजट को इतना महत्वपूर्ण होना चाहिए? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई लगातार बेसिस पे ही साल भर में काम होते रहें और बजट एक इतनी बड़ी एक्सरसाइज नहीं हो? पश्चिमी देशों में सामान्यतः ऐसा ही होता है, लेकिन भारत आज विकास के जिस चरण पे है वहां शायद ऐसा हो पाना संभव ना हो। लिस्ट ऑफ बजट डॉक्यूमेंट्स। आइए दोस्तों बात करते हैं आज कौन कौन से बजट के दस्तावेज सामान्यतः प्रस्तुत होते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे महत्वपूर्ण होता है, AFS। डिमांड फॉर ग्रांट्स, अनुदान मांगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वित्त विधेयक जो दरअसल कानून के रूप में आता है, फाइनेंस बिल, और फिर FRBM के सारे स्टेटमेंट जो मांगे जाते हैं। 2003-4 के बाद से ये सब आने लग गए। तो जब हम बात करते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट की, इसने भारत की सभी सरकारों इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट्स पर एक लगाम कस दी। एक्सपेंडिचर बजट, रिसीट बजट, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, बजट एट अ ग्लांस, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस, आउटपुट, आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क एंड की फीचर्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स संसद में जाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच के साथ। समझ में आ गया दोस्तों? तो वो एक डॉक्यूमेंट और हो गया। प्यारे साथियों, सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 112 के तहत इंपॉर्टेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। इसके बाद बात करेंगे डिमांड फॉर ग्रांट, फिर फाइनेंस बिल, और उसके बाद मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। इस एक छोटे से सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पॉजिटिव रहें, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, दोस्तों तक पहुंचाएं। ये एक फ्री सीरीज है, 150 सेशंस तक चलेगी, तो जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना हमारी टीम को अच्छा लगेगा। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दिखाता है कि भाई अगले वित्त वर्ष के लिए और पिछले वित्त वर्ष में जो हो गया, अनुमानतः राजस्व कितना रहा और व्यय कितना हुआ, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर उसके भी 1 साल पहले का क्या हुआ, क्योंकि वो अभी तक पूरा फाइनल हो चुका होता है। समझ गए? ये जितने भी रिसीट जो राजस्व आता है और जितने भी आवंटन होते हैं यानी डिसबर्समेंट्स होते हैं, वो 3 हिस्सों में होते हैं जिनमें सरकार के अकाउंट भारत में रखे जाते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की समेकित निधि CFI, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, भारत की आकस्मिक निधि,
और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो ये वो सार्वजनिक खाता है जो जनता का खाता है। समझ में आया? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का सारा अकाउंटिंग इन तीन में होता है। तो प्यारे साथियों, एएफएस में राजस्व खाते पर होने वाले खर्चे को अन्य मदों से हटा के बताया जाता है, और रेवेन्यू सेक्शन और कैपिटल सेक्शन को जोड़ दें तो भारत का यूनियन बजट होता है। रेवेन्यू यानी आज का खर्चा, कैपिटल यानी लंबे समय के लिए किया जाने वाला कैपिटल खर्चा। प्यारे दोस्तों, डिमांड फॉर ग्रांट्स ये आती हैं अनुच्छेद 113 के तहत। परीक्षा के हिसाब से ये सब आपको याद रखना आवश्यक है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान से बारीकी से देख लीजिएगा। जब हम बात करते हैं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से क्या क्या हमारे एक्सपेंडिचर होते जा रहे हैं, उसे हम एएफएस में जब डालते हैं तो वो पार्लियामेंट तभी पारित करेगी जब वो डिमांड फॉर ग्रांट्स के रूप में होंगे, अनुदान मांगों के रूप में होंगे। हर मंत्रालय या हर विभाग, हम तपस्या की सीरीज में सरकारी स्कीम्स पे चर्चा कर रहे हैं ना, रोज दोपहर को 1 बजे हर दिन। आज हम 36वें दिन पर आ गए भैया। तो उसमें हम आपको हर मंत्रालय की कहानी बता रहे हैं। अभी हमने टूरिज्म मंत्रालय लिया था, आज हम जल शक्ति मंत्रालय लेने वाले हैं। तो हर मंत्रालय या विभाग का एक डिमांड फॉर ग्रांट होगा सामान्यतः। तो जैसे बजट 2020-21 में 101 आए थे डीजीज, समझ में आ गया दोस्तों। और हर डिमांड में अलग अलग टोटल दिए जाते हैं इन सब चीज़ों के, और इस प्रकार से पैसा पार्लियामेंट की मुहर लगने के बाद मंत्रालयों को इशू हो जाता है। और वो पैसा किसका है? आपका और मेरा है, जनता का पैसा है। फाइनेंस बिल यानी कि वित्त विधेयक अनुच्छेद 110(1) क। फाइनेंस बिल को हमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। इसमें सभी प्रकार के करों की जानकारी होती है, क्योंकि जब तक पार्लियामेंट कोई कर को पारित नहीं करे, भारत की जुडिशरी उसको कर नहीं मानती, वो कर हो ही नहीं सकता। तो उसमें इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, ऑल्टरेशन, रेगुलेशन, करों से संबंधित सारी चीजें वित्त विधेयक से ही हो सकती हैं। उसमें मनी बिल भी जोड़ा जा सकता है, यानी कि धन विधेयक, जिस पर राज्यसभा के पास कोई ताकत नहीं होती, केवल लोकसभा उसे पारित कर सकती है। कुछ वर्षों में पिछले ऐसा हुआ है कि बहुत सारे कानून फाइनेंस बिल के अंदर डाल के पारित करवा लिए गए, और उस पर काफी वाद विवाद हुआ। ऐसे बहुत से मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। ऐसा एक बहुत बड़ा उदाहरण है आधार अधिनियम 2016, जो स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने पारित करवाया था। बेसिकली उसका नाम था आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सर्विसेज, सब्सिडीज एंड बेनिफिट सर्विसेज एक्ट 2016। इसको लेकर काफी विवाद हुआ कि इसे मनी बिल करके पारित करवा लिया गया, तो इसके बहुत सारे पहलुओं पर सवालिया निशान लगे हुए थे। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसके बहुत सारे हिस्सों को मॉडिफाई किया, डाइल्यूट किया, स्क्रैप किया और बचे कानून को सही माना। उसको अल्ट्रा वायरस कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जो याचिकाकर्ता चाहते थे। प्यारे दोस्तों, ये था 2020-21 का बजट, जिसे परिभाषित किया जाता है बजट के आकार से। 30,42,000 करोड़ ये सबसे बड़ा फिगर है। सरकार एक साल में इतना खर्च करेगी, ये फिक्स हो चुका है। अब इतना खर्च तो होना ही होना है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इतना तो होगा। ये खर्चा योजनागत व्यय होगा, और ट्रांसफर, एस्टेब्लिशमेंट और अदर एक्सपेंडिचर बेसिकली 2 मदों में व्यय होता है। उनके फिर आगे क्या क्या सब हेडिंग्स हैं वो यहां दिए हुए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि यहां आने के लिए पैसा आएगा कहां से? टैक्स रिसीट्स यानी कि कर राजस्व और गैर कर राजस्व, इसमें डिसइन्वेस्टमेंट भी आ गया। लेकिन जो गैप बचा है, अब देखिए, ये तो केवल 16.5 है और ये केवल 3.25 है, तो ये तो 30 हो नहीं रहा है। इसका मतलब भारत सरकार को बहुत सारी बोरोइंग्स बाजार से करनी पड़ेगी। समझ में आया आपको? तो ये हैं वो बोरोइंग्स जो आपके सामने हैं। लगभग 10,21,000 करोड़ की बोरोइंग्स होंगी, जिसमें से बाजार से जो कर्ज भारत सरकार उठाएगी लगभग 8 लाख करोड़ रुपए, और यही हमारे डेट में जुड़ता चला जाता है। तो इस साल का जो डेफिसिट है, यानी कि गैप है इनकम और एक्सपेंडिचर का, अगले साल में जोड़ूंगा, अगले साल में जोड़ूंगा, अगले साल में जोड़ूंगा, तो सारे डेफिसिट जुड़ के बन जाएंगे डेट, यानी कि कर्जा। समझ में आ गया कैसे फ्लो होता है मैक्रो लेवल पर? अब ये बजट का सार है, ये इसका रेवेन्यू का सार है, और ये इसका एक्सपेंडिचर और डेफिसिट्स का सार है। प्यारे साथी,
यह है रेवेन्यू का सार। इसमें क्या बोल रहे हैं कि भैया भारत सरकार का कर राजस्व इस साल का अनुमानित है 20,20,000 करोड़, जिसमें सेंटर के हाथ में लगेगा 16,35,000 करोड़ और गैर कर राजस्व होगा 3,85,000 करोड़। जो पूंजीगत प्राप्तियां होंगी वो होंगी 10,21,000 करोड़, जिसमें लोन की रिकवरी 14,000 करोड़, 2,10,000 करोड़ ये डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है और बाकी बाजार से हम उठाएंगे 7,96,000 करोड़। तो ऐसा करते करते भारत सरकार बोल रही है कि मैं 30,42,000 करोड़ ले आऊंगी, जिसमें से 10 लाख करोड़ तो बोरोइंग्स ही हैं, वो तो चुकानी है आज नहीं तो कल। आपको समझ में आ गया? रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, टोटल रिसीट। अब आइए व्यय की तरफ। यही से तो बजट शुरू हुआ था ना, 30,42,000 करोड़, याद आया कि नहीं? तो ये फिगर हमेशा फिक्स हो चुका है और बजट के इस साइड में ये कॉलम तो ऑटोमेटिकली भर दिया, ठीक है। अब जितना एक्सपेंडिचर किया उसमें रेवेन्यू अकाउंट पे, मतलब आज की तारीख में सरकार चलाने का खर्चा हो गया 26 लाख करोड़। तो ये तो बहुत भयानक फिगर है। मतलब आज की तारीख में सरकार को चलाने का ही व्यय इतना ज्यादा है। ब्याज 7,08,000 करोड़ का हमें ब्याज लग रहा है। ग्रांट इन एड 2,06,000 करोड़ और कैपिटल अकाउंट पर एक्सपेंडिचर 4,12,000। अब आप देखिए, रेवेन्यू अकाउंट पे 26 लाख खर्च कर दिया और कैपिटल अकाउंट पे हमने केवल महज 4 लाख खर्च किया। तो ये एक बहुत गलत बैलेंस हो चुका है और ये हैं सारे के सारे डेफिसिट जो इसी में से कैलकुलेट होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब डेफिसिट को समझने का समय आ गया है। देखिए, ये है डेफिसिट्स 4 भारत के। फिस्कल डेफिसिट है लगभग 7,96,000 करोड़, रेवेन्यू डेफिसिट है 6,09,000 करोड़, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है 4,02,000 करोड़ और प्राइमरी डेफिसिट है 88,000 करोड़। तो आखिर ये सारे डेफिसिट्स होते क्या हैं? मैंने विस्तार पूर्वक इनकी परिभाषाएं आपके लिए बना दी हैं, लेकिन मैं सरल भाषा में थोड़ा सा आपको बता दूं। फिस्कल डेफिसिट यानी सरकार ने जितना कमाया माइनस सरकार ने जितना खर्च कर दिया, एक्सेप्ट बोरोइंग्स। उधारी को छोड़कर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर होता है फिस्कल डेफिसिट। तो वो इस साल का होने वाला है 796। ये फिगर दरअसल बहुत ज्यादा है, सरकार खुद मान चुकी है। एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज की वजह से ये 3.5% ऑफ जीडीपी दरअसल 6% है यूनियन गवर्नमेंट का, जो उन्होंने कभी भी फिस्कल डेफिसिट के पार्ट में शो नहीं किया। तो ये तो हो गया फिस्कल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट में से ब्याज हटा दो तो प्राइमरी डेफिसिट, तो वो तो केवल 88,000 है। इसका मतलब भारत सरकार ब्याज में ही 7 लाख करोड़ से ज्यादा दे रही है। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है। प्राइमरी डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। समझ में आ गया? और जब हम बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस जितना भी आज का हमारा रेवेन्यू इनकम है, तो वो हो गया 6,09,000 करोड़। मतलब आज भारत सरकार को चलाते रहने के लिए 6 लाख रुपए कम पड़ रहा है। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीनरी, प्लांट, वो तो हमने अभी जोड़े ही नहीं हैं। ये समझ में आया कि नहीं? और इसमें से ग्रांट इन एड हटा दो तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये 4 परिभाषाएं कृपया ध्यान रखिएगा। इस चार्ट में से डिटेल में समझा भी दिया है और यहां मैंने परिभाषाएं लिख कर बता दी हैं। और जो जनरल फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का मानेंगे उसमें राज्यों को भी जोड़ लिया जाएगा। तो आखिर भारत सरकार पैसे लेगी कहां से? भारत सरकार यहां से पैसे उठाती है बाजार से। ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड आया है। सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम से लाखों करोड़ों रुपए उठाना शुरू कर दिए हैं। अब मजे की बात है कि मार्च 2020 में भारत सरकार की ओर से स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों को बहुत तेजी से कम किया गया। तो सरकार को ही आगे दिक्कत हो सकती है कि अगर इसके डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में होने कम हो गए तो सरकार को खुले बाजार की बोरिंग बढ़ानी पड़ेगी, जिसमें सरकार की कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये चीजें ऐसी लिंक्ड होती हैं। समझ में आया? तो बाजार से गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल इत्यादि उठाकर भारत सरकार इतना लाती है, ये काफी महंगा होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से भारत सरकार का अर्निंग और एक्सपेंडिचर का पूरा खेल चल रहा है। किसी भी हालत में सरकार को टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, मतलब टैक्स कलेक्शन बढ़ाने पड़ेंगे। और यह स्थिति तब है प्यारे दोस्तों जब क्रूड ऑयल की कीमतें पिछले 6 सालों में सामान्यतः बहुत कम रही हैं और सरकार ने वो बेनिफिट लोगों तक पास नहीं किया है। आप और हम 70, 75, 80 रुपए का पेट्रोल खरीदते रहे, जबकि ओरिजिनली 35-40 का पड़ रहा है। तो वो लाखों करोड़ों रुपए सरकार के पास आते रहे हैं, इस बैलेंस शीट में जुड़ते रहे हैं। उसके बाद आज डेफिसिट्स की ये स्थिति है भैया, आपके सामने पूरी कहानी। इसको कहते हैं फिस्कल ग्लाइड पाथ, डेफिसिट ग्लाइड पाथ। तो एफआरबीएम ये चाहता था कि 2020 तक रेवेन्यू डेफिसिट जो है ना दादा, वो 0 हो जाए।
लेकिन ये तो जीरो हुआ ही नहीं। 2020 तक ये जीरो हो जाना चाहिए था। सरकारें अपने व्यय को कंट्रोल कर ही नहीं पा रही हैं। सैलरीज में, पेंशन में सरकार की कमर टूटे चली जा रही है, और ये तो एक व्यवहार्य स्थिति है नहीं, खासतौर पर कोविड क्राइसिस के बाद, क्योंकि अब सरकार के राजस्व बहुत तेजी से शार्पली इस साल श्रिंक होने वाले हैं सारी दुनिया में, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और इसे अब बढ़ाने का समय आ गया। हमने पहले भी बताया था, उसके बिना फिर स्टिमुलस नहीं बन पाएगा। आज भारत में टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 10.8% है। यह हम यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। इसमें डायरेक्ट टैक्स, प्यारे साथियों, आपके सामने है 5.9% और इनडायरेक्ट टैक्स है 4.9%। भारत में डायरेक्ट टैक्सेस सामान्यतः उतने नहीं हैं जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इनडायरेक्ट टैक्सेस बड़े इरेशनल होते हैं, क्योंकि गरीब आदमी भी उतना ही जीएसटी भरता है एक शैम्पू की बोतल खरीदने में जितना एक अरबपति। तो इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी को कभी भी न्यायोचित, न्याय संगत नहीं माना जाता, और इसलिए कोशिश हर देश ये करता है कि डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा हो, जिसने कमाया वो भरे, और इनडायरेक्ट कम हो। समझ में आया? इस 10.8 में राज्यों के कर को जोड़ देंगे तो ये लगभग 18% हो जाएगा, और दुनिया में अमीर देशों में ये 35 से 65% की रेंज में चलता है। तो दोस्तों, ये हैं अलग अलग एक्सपेंडिचर के बड़े हेड्स, इनको पढ़ के समझ लीजिए। और ये है पूरे मेजर हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, ये बहुत जरूरी है। तो जो इस टेबल में यहां दिया हुआ है उसके प्रमुख मद हमने यहां समझा दिए। ये है इंटरेस्ट पेमेंट, देख लीजिए कितना ज्यादा हो रहा है इंटरेस्ट पेमेंट, ये यहां पे दिया हुआ है 7,08,000 करोड़। ये है सब्सिडी पेमेंट्स, फर्टिलाइजर, फूड, पेट्रोलियम, हमारी 3 सबसे बड़ी सब्सिडीज जरूरी हैं। ये है एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज पे होने वाला खर्चा। ये है डिफेंस पर होने वाला खर्चा। और अब डिफेंस के लिए सरकार को पैसा चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस साल डिफेंस बजट बढ़ाने की अब कोई संभावना ही नहीं बची है। और ऐसे एक एक हेड को आप यहां से टैली करके उनका वर्ष दर वर्ष क्या रुझान रहा देख सकते हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू वुड बी एबल टू लिंक द टू एंड अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। प्रमुख योजनाओं में सैकड़ों स्कीम्स भारत में चल रही हैं, जिनमें कोर ऑफ कोर स्कीम में ये 6 सामाजिक स्कीम हैं, उसके बाद कोर स्कीम्स हैं, और ऐसी 200-300 तो यूनियन गवर्नमेंट की हैं। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स की अपनी अपनी सैकड़ों स्कीमें होती हैं, और इसके जरिए जनता तक जनता का पैसा पहुंचाया जाता है। प्यारे दोस्तों, एफआरबीएम ने एक मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट मैंडेटरी किया, तो ये इस साल के बजट में 2021-22, 22-23 के प्रोजेक्शंस हैं। ये सारे प्रोजेक्शंस अब अर्थहीन हो चुके हैं क्योंकि पैंडेमिक आ गया। ये पैंडेमिक के पहले का बजट है, तो इस बजट का अब कोई अर्थ नहीं रह गया है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अब रेवेन्यू साइड आपकी बहुत अफेक्ट होगी और एक्सपेंडिचर साइड पर आपसे उम्मीदें बहुत रहेंगी। तो ये टारगेट्स तो पूरे हो ही नहीं सकते। कैसे पूरे होंगे? अगर आपने इनको पूरा किया तो आप अर्थव्यवस्था पे ध्यान नहीं लगा पाएंगे। आई होप आपको दोनों के बीच का कनेक्शन समझ में आ गया। हमने अभी गवर्नमेंट स्कीम्स की बात की थी, जिन्हें सिंसियरली पढ़ना है हमारे बुक स्टोर से ये पीडीएफ आज के आज परचेज कर लीजिए। 500 पेज का शानदार कंपाइलेशन है, बहुत बारीकी से कंसेप्चुअली हमने इसमें सब कुछ समझाया है। सैकड़ों रेलेवेंट वेब इमेजेस इसके साथ में लिंक्ड हैं। आज के आज पढ़िए, हजारों बच्चे से पढ़ रहे हैं, आप मिस मत कीजिए। प्यारे दोस्तों, तो बजट हमारा किन किन चीजों पे फोकस करता है ये बताया था मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने। ये बहुत सारे आंकड़े समराइज फॉर्मेट में उन्होंने दिए, आप देख रहे हैं। 450 अरब डॉलर से ज्यादा का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी बन गई करंट यूएस ट्रिलियन में नॉमिनल बेसिस पे। इसमें परचेजिंग पावर पैरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें तो हम नंबर 3 पर हैं। तो ये दुनिया के जीडीपी का कंपैरिजन, 14 ट्रिलियन अमेरिका चाइना का, 21 ट्रिलियन अमेरिका का, और भारत का लगभग 3 ट्रिलियन। लेकिन इस साल श्रिंकेज होने की पूरी संभावना है, तो चुनौतियां जबरदस्त बन चुकी हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। कॉर्पोरेट टैक्स रेट 1,40,000 करोड़ का कम किया गया, जिसके बाद भारत में उतनी छूट दी गई और टैक्स रेट को भी घटाया गया, जिसके बाद भारत ओईसीडी देशों की कतार में आके खड़ा हुआ है। ये कुछ और इनपुट्स हैं आपके लिए, बहुत बढ़िया सिंगल सेशन में हमने कवर किया है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब दीजिए, अपनी नोटबुक बनाइए, वार्तालाप फोरम पे पार्टिसिपेट कीजिए और हमारे आईएएस के कोर्सेज की जानकारी लीजिए। विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू गाइड एंड हेल्प यू। अब हम मिलेंगे आपसे 1 बजे गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए। नमस्ते, जय हिंद।